हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लोकसभा उसका संगठन एवं कार्य, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। संसद केंद्र सरकार की विधायी अंग है। इसके 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। इसमें लोकसभा निम्न सदन होता है जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतिनिधि चुनाव द्वारा निर्वाचित होकर संसद पहुंचते हैं। इसे विघटित किया जा सकता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि तथा 20 संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीयों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिकार एवं कार्य। विधायी कार्य। अब इनके संसद में जो हमारा लोकसभा है उसके विधायी कार्यों को देखेंगे। यद्यपि विधि निर्माण का कार्य संसद के दोनों सदस्य को प्राप्त होता है, लेकिन वैधानिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग लोकसभा ही करती है। लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। यद्यपि साधारण विधेयकों के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान अधिकार है। ऐसे विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राज्यसभा 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसका सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। चूंकि यहाँ लोकसभा के सदस्यों का बहुमत होता है, इसलिए विधेयक कानून लोकसभा की इच्छानुकूल ही बनता है। इस प्रकार साधारण विधेयकों पर कानून निर्माण का अंतिम शक्ति लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा साधारण विधेयकों को 6 महीने तक रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, हमने विधायी कार्य देख लिए। अब हम इनके वित्तीय शक्तियों को देखेंगे। तो वित्तीय शक्ति में लोकसभा को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। लोकसभा ही वार्षिक बजट पास करती है और सभी प्रकार के खर्चों की स्वीकृति प्रदान करती है। वित्तीय विधेयक अनिवार्य तौर पर लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ऐसे विधेयकों को राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिश सहित वापस करना होता है। यदि
निर्धारित 14 दिनों के अंदर राज्यसभा उसे वापस नहीं करती तो विधेयक को उसी रूप में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार लोकसभा को भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है। अब हम तीसरे कड़ी में देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबद्ध मंत्रियों को उनके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इस संदर्भ में लोकसभा कई प्रकार के प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद या सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा मुख्यतः निम्न साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर, बहस करके, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या सरकारी बिल की अस्वीकृति आदि द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोकसभा के संवैधानिक शक्तियों को समझने का प्रयत्न करेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट है। संविधान संशोधन में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। लोकसभा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकती है, किंतु उसे तब तक संशोधन नहीं माना जा सकता जब तक कि राज्यसभा उसे निश्चित बहुमत से पास न कर दे। उल्लेखनीय है कि संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि यदि संविधान में किसी संशोधन विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो तो उसे कैसे दूर किया जाए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विनिश्चय किया है कि संवैधानिक संशोधन भी एक वैधानिक विधि है और इसमें मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है, परंतु संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन अभी तक नहीं बुलाया गया है। आगे बढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियों को देखेंगे लोकसभा की। लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच कर 2/3 बहुमत से पास कर निर्णय देता है। यदि दोनों सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आरोप लगाने का अधिकार राज्यसभा को है, किंतु उस पर निर्णय देने का अधिकार लोकसभा को है। इसके अलावा ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि पर भी महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम अपने छठे पॉइंट को देखें। विचारशील कार्य लोकसभा के क्या क्या है। लोकसभा समस्त देश की विचारशील संस्था है
जो प्रत्येक समस्या पर विचार करती है, जैसे संयुक्त लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भाषा आयोग, महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है और सरकार के नकारात्मक कार्यों की आलोचना करती है। ठीक है, और लोकसभा के हम विविध कार्यों को देखेंगे, जो कि हमारा 7वां पॉइंट है, विविध कार्य या शक्तियां। पहला है, लोकसभा एवं राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात उद्घोषणाओं को स्वीकार या रद्द कर सकती है। इस पर दोनों सदनों द्वारा 1 महीने में अलग अलग समर्थन मिलना आवश्यक है। दूसरा, दोनों सदन मिलकर सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती हैं। तीसरा, या दोनों सदन मिलकर राज्य सीमाओं एवं उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। चौथा, या दोनों मिलकर 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय बना सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकसभा के कार्य एवं अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। कोई भी सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।